राज्यपाल का आर्टिकल 163 में कुछ विवेकाधीन आदेश डिस्क्रिशनरी पावर है, जैसे सैंक्शन देने का बताया, और एक मैंने विषय आपके लिए सोचने के लिए भी छोड़ दिया कि वेदर द गवर्नर शुड एक्ट एज एपिलेट अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली आर विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन्वॉल्व है। अब हम बात करेंगे पहले हम बात करेंगे रूल ऑफ बिजनेस की। मध्य प्रदेश शासन कार्य नियम बोलते हैं, हिंदी में कार्य नियम बोलते हैं और इंग्लिश में रूल ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ये नियम हमने इसके जो जिस्ट है शॉर्ट में उन नियमों में क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको क्लिष्ट भाषा में इन नियमों को पढ़ना है तो ये नियम जीएडी के साइट में भी और मेरी वेबसाइट एक है indianemployees.com में, जिसमें मैं इनके लिंक दे दूंगा नीचे, लिंक जो नीचे दी हुई है उस नियम में आप इसको देख सकते हैं, तो आप डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम शॉर्ट में समझाने के लिए ताकि आपको याद रहे और समझ में आ जाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। रूल ऑफ बिजनेस में कुल अभी तक 13 रूल्स हैं, 13 रूल। अब 13 रूल में क्या क्या दिया हुआ है हम थोड़ा शॉर्ट में आपको बताएंगे ताकि आपको याद रह जाए। इस पहले नियम 1 में लिखा हुआ है जब कोई भी नियम बनाते हैं तो सबसे पहले ये शुरुआती दौर पे ये लिखा जाता है कि इस नियम का नाम क्या होगा। नियम 1 में लिखा हुआ है कि इस नियम का नाम मध्य प्रदेश कार्य नियम, ये इसका आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नेम। अब नियम 2 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल द्वारा इस नियम की किसी नियम के विचलन का अनुमति। अगर इस नियम बना लिया मान लीजिए और फिर हमको लगता है कि इसमें सरकार को लगता है कि नहीं इस नियम में थोड़ा संशोधन होना चाहिए, तो उस रूल ऑफ बिजनेस के उस नियम के डेविएशन के लिए या अमेंडमेंट के लिए वो राज्यपाल से अनुमति और अनुमोदन लेके कर सकते। ये नियम 2 में दिया हुआ है। अब नियम 3 जो है डेफिनेशन क्लॉजेस, जैसा सभी नियमों में होता है कि इस नियम में जितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जितनी अथॉरिटीज़ यूज़ की गई हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। यहाँ परिषद इस्तेमाल किया गया है, वर्ड परिषद। यहाँ ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि नगर पालिका परिषद। यहाँ रूल ऑफ बिजनेस में जो परिषद की मीनिंग है मंत्री परिषद से जो कि आर्टिकल 163 के तहत बनती है प्रत्येक राज्य में, 163 के तहत, और उसका पूरा नाम है मंत्री परिषद। शॉर्ट में इस नियम में लिखा हुआ है परिषद। तो जहाँ परिषद लिखा आए तो उसको आप मंत्री परिषद समझिए, और इसको इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका कि उल्लेख, जिसका रेफरेंस आर्टिकल 163 में है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रत्येक राज्य में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, दैट विल बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, और बाकी डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर इंचार्ज होंगे। तो यहाँ इसकी मीनिंग दी हुई है कि पहली मीनिंग ये कि काउंसिल जहाँ आएगा उसको आप ये समझिए कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। दूसरा है भार साधक मंत्री। जरा हिंदी थोड़ा सा वो है, आजकल के बच्चे जो नए सर्विस में आ रहे हैं उनकी हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर होती है, क्योंकि शुरुआती दौर पे वो इंग्लिश मीडियम से या किसी से पढ़े हुए होते हैं। तो यहाँ भार साधक मंत्री, दैट इज इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड मिनिस्टर इंचार्ज। मिनिस्टर इंचार्ज से मतलब
जिस डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर हेड होता है, दैट इज का पूरा नाम है मिनिस्टर इंचार्ज। अपन शॉर्ट में बोलचाल की भाषा में उसको विभागीय मंत्री भी बोलते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नेम है मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ दैट डिपार्टमेंट। नियम 4 एक बहुत अजीब ये है, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अनुसार इस नियम की व्याख्या की जाएगी। अब ये देखिए एक्ट कब का है, 1897, आजादी के पहले का। ये जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 ये है क्या? इसको कहा जाता है कि दिस इज लॉ ऑफ लॉज। ये सभी नियमों का नियम है, रेगुलेटिंग नियम है। तो मतलब अगर इसमें कोई भी वर्ड आता है या कोई भी व्याख्या करने की जरूरत पड़ती है, तो जो व्याख्या उन वर्ड्स की जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी गई डेफिनेशन में दिया गया है, वही इसमें मानी जाएगी। अब आप जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में क्या क्या दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो किसी हम और उसमें वीडियो में बताएंगे आपको, उसकी अलग से बना सकते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है, कि जबकि वो लॉ ऑफ लॉज कहलाता है, नियमों का नियम। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे वह मंथ है, उसको मंथ को भी डिफाइन किया गया है, डेट को डिफाइन किया गया है, व्हाट इज डेट, व्हाट इज मंथ। कोई पीरियड दिया हुआ है, सपोज उसमें किसी भी एक्ट में या रूल्स में लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर ये कार्य किया जाएगा, तो 3 महीने का पीरियड कैसे गिनेंगे? 3 महीने का पीरियड गिनने का तरीका ये है कि जिस दिन स्टार्ट हो गए उस डेट को छोड़ दी जाएगी, और उसके बाद से 30th डे को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग डेट को एक्सक्लूड करना है और लास्ट डेट को इंक्लूड करना है। ये है जैसे मंथ की डेफिनेशन दी हुई है। इसी तरह 100 मेनी डेफिनेशन जब अपन उसको बताएंगे तब आपको हम बहुत सारी चीजें उसमें बताएंगे। एक नियम इसी में दिया हुआ है, नियम 5। नियम 5, राज्यपाल को दी गई सलाह हेतु परिषद उत्तरदायी, मंत्री की सलाह भी, माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरा का पूरा राज्यपाल को कोई भी सलाह दी जाएगी अगर, तो इट विल बी डीम्ड टू बी द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इवन इफ इट इज गिवन बाय ए मिनिस्टर इन चार्ज। और इसकी हो सकता है मिनिस्टर इंचार्ज ने क्या सलाह दिया है कि राज्यपाल ये कैबिनेट को मालूम भी ना हो, लेकिन वो जो सलाह देगा उसके लिए पूरी की पूरी कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जिम्मेवार होती है। अब इसके रूल 6 में इसमें यह प्रोविजन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी कार्य मंत्रिपरिषद समिति, कमिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सौंप सकेगी। शासन में बहुत सारे काम होते हैं, अगर हर एक चीज पे कैबिनेट हो सकता है बैठना संभव न हो, विचार करना संभव न हो, तो किसी स्पेसिफिक काम के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस काम को एक समिति बना के दे सकती है उसको कि इस पर डिसाइड करिए, इस पर आप पूरा सभी से विचार विमर्श करिए। विमर्श करने की कमिटी, मंत्रिपरिषद समिति बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जो अंतिम अथॉरिटी है वो मंत्रिपरिषद की समिति है, दैट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड a few 2 or 3 मिनिस्टर्स एज द केस में भी। अब इसके नियम 7 में दिया हुआ है कि परिषद के समक्ष मामले मुख्यमंत्री, भार साधक मंत्री, सीएम के अनुमोदन से एवं राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 167 के तहत प्रस्तुत किया जाएगा। अब मतलब यह हुआ कि काउंसिल के सामने कौन से मामले आएंगे। काउंसिल के सामने एक तो मुख्यमंत्री किसी भी मामले को कह सकते हैं कि रखा जाए, या मिनिस्टर इंचार्ज, किसी भी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इंचार्ज सीएम के अनुमोदन से रख सकता है, और तीसरा राज्यपाल स्वयं रिफर कर सकते हैं। यह है इसमें 167 के तहत, जो हम आपको आगे बता देंगे। आप पिछले बताया कि 167 के तहत मंत्री की
ये कौन सी कंडीशन होती है? सपोज करिए किसी मिनिस्टर ने किसी मामले में राज्यपाल को सीधे सलाह दे दी। मिनिस्टर्स मतलब उस मिनिस्टर विभागीय पूरा विभाग का निर्णय मिनिस्टर के द्वारा राज्यपाल महोदय को भेज दिया गया और राज्यपाल महोदय को ये लगता है कि नहीं, ये निर्णय थोड़ा सा इसमें विचार करने की ज़रूरत है, तो वो उस मामले को राज्यपाल स्वयं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। ये आर्टिकल 167 के तहत ये राज्यपाल का अधिकार है। इसमें एक नियम 8 है, सीएम के अनुमोदन के बाद परिषद के समक्ष एजेंडा प्रस्तुत होगा। परिषद की अध्यक्षता सीएम अथवा नामित मंत्री द्वारा किया जाएगा। मतलब ऐसा है, किसी अगर कैबिनेट के सामने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने कोई मामला रखना है तो पहले उसका एजेंडा बनाया जाएगा। वो उस एजेंडे का अनुमोदन सीएम के द्वारा करने के बाद वो मामला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखा जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, कहाँ होगी? इसकी अध्यक्षता आमतौर पर चीफ मिनिस्टर ही करेंगे। ये बैठक कहाँ होगी, कितने बजे होगी, ये भी तय सीएम करेंगे। वो इसमें दिया हुआ है रूल 8 में। और कभी कभी एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि सीएम कहीं बाहर हैं, अगर लेकिन कोई ऐसा मामला आ गया है जो कि कैबिनेट से इस पर निर्णय ज़रूरी है, तो किसी भी मिनिस्टर को वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं। यद्यपि ऐसी परिस्थिति कम ही आती हैं, लेकिन किए जाने का प्रावधान है। कई स्टेट्स में इस तरह पहले भी हुआ है कि सीएम ने नॉमिनेट किया, उन्होंने कैबिनेट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड किया। एक और चीज़ है, भार साधक मंत्री अगर राज्यपाल को अपने विभाग के बारे में कोई सलाह देते हैं तो मुख्यतः वही उत्तरदायी है, वही विभाग उत्तरदायी है। एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की है ही, जैसा पहले देखा। दूसरा अगर कोई मिनिस्टर डायरेक्टली विभाग के बारे में राज्यपाल को कोई सलाह देते हैं उस विभाग के कार्यों के संबंध में, तो उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल वो मिनिस्टर इंचार्ज ही हैं। अब इसका नियम 10 है, मंत्री एवं सचिव सीएम एवं राज्यपाल के सामने मामले रखेंगे जहां नियमों में के तहत आवश्यक हो। मंत्री एवं सचिव, उस विभाग के सचिव सीएम के सामने या राज्यपाल को भेजेंगे, मामले रखेंगे जहां के नियम में प्रावधान है कि इसमें अनुमोदन लेना है सीएम से। इसका मतलब क्या है? इसका समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिस का जो हेड है, विभाग अध्यक्ष है, वो सीधे सीएम को पास भेज दे कि साहब इसमें क्या कहना है, या राज्यपाल के सामने रख दे। उसको अधिकार नहीं है। उसको अधिकार है वो उस मामले को अपने विभागीय सचिव या पीएस के और मंत्री के माध्यम से सीएम और राज्यपाल के सामने रखेगा। मतलब लोगों में क्यों नहीं रखेगा? क्यों बाइंडिंग है विभागीय सचिव और मंत्री के मार्फत सीएम के सामने रखना, वो ये नियम प्रोहिबिट करता है, नियम 10। अब एक और देख लेते हैं, नियम 11। विभाग वित्त विभाग के पूर्व परामर्श के ऐसे आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें तत्काल अथवा आगे राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे। मतलब सभी विभाग तो अपने आदेश जारी करते हैं और सभी आदेश राज्य शासन के आदेश कहलाते हैं, लेकिन विभागों को ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें कि तत्काल या आगे राज्य की वित्तीय स्थिति को ये प्रभावित कर रहा हो। जैसे पदों का सृजन, सेवा शर्तों में बदलाव, सरकार की गारंटी, राजस्व की कमी। मतलब सेवा का पदों का सृजन, मतलब किसी विभाग में मान लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर की 100 पोस्ट है, उसको नया नियम बना रहे हैं, 100 की जगह 150 कर रहे हैं, तो इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आएगा। जैसे नियम लागू होंगे, भर्ती होगी, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। तो ऐसा नियम में बदलाव वो वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बाद ही करेगा। इसी तरह से सरकार की गारंटी, माने कोई विभाग कहीं से ऋण लेना है कि कुछ काम कराना है जिसमें कि, तो उसमें क्या है कि पहले वित्त विभाग को रिफर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बहुत सी मध्य प्रदेश की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रोड्स को अपग्रेड करने के लिए वर्ल्ड बैंक से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से या और किसी बैंक से लोन लेना चाहता है, जिसमें कि शासन की, मध्य प्रदेश शासन की गारंटी जरूरी है। तो
उसको इस मामले को फाइनलाइज करने से पहले विभाग से अनुमति या सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी। और दूसरी स्टेज क्या आ सकती है कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं करेगा जिससे राजस्व में कम, रेवेन्यू में कम हो जाए। जैसे कहीं 20% किसी चीज़ में लगा हुआ है टैक्स, तो ऐसा नहीं कि अपने मन से उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 20% को 15% कर दिया। उसके लिए उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से पहले इसमें अनुमोदन लेना पड़ेगा। एक और स्थिति आ सकती है, सपोज करिए फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट की किसी केस में सहमति नहीं देता है, लेकिन डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है, इसको होना चाहिए। उस केस में अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट सहमति नहीं देता है तो उसको मंत्रिपरिषद में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगा वो। ये कहाँ लिखा हुआ है? रूल 11(2) सब रूल 2 11 का सब रूल 3 में सामान्य डेलीगेशन को छोड़कर रीअप्रोप्रिएशन फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहमति के बिना नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ है? सामान्य डेलीगेशन, जैसे जब आप बजट में देखते हैं कि अलग अलग हेड्स में अलग अलग प्रोविजंस हैं। अगर एक किसी हेड का काम नहीं हुआ, दूसरे हेड में ज़्यादा हो गया, तो आप इसको चेंज कराना चाहते हैं। कुछ पावर तो ऑलरेडी वित्त विभाग की सहमति से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दिए हुए हैं कि अपने स्तर पर निर्णय ले लें। लेकिन अगर वो पावर नहीं है, उनको डेलीगेटेड नहीं है, तो उस केस में रीअप्रोप्रिएशन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की अनुमति आवश्यक होगी। इसी नियम के नियम 4 में ये प्रोविजन है कि सैंक्शन ऑर्डर को ऑडिट को प्रस्थापित किया जाएगा। सभी सैंक्शन ऑर्डर जो विभाग जारी करते हैं, वित्तीय सैंक्शन सभी, तो ऑडिट से मतलब अकाउंटेंट जनरल, उनको प्रस्थापित किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है सब रूल 5, एप्रोप्रिएशन एक्ट के एक ग्रांट से दूसरे ग्रांट में बदलने का किसी विभाग को, वित्त विभाग को भी नहीं, कोई अधिकार नहीं है। ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन एक्ट सामान्य भाषा में सभी विभाग शुरुआत में जो अपना बजट बनाते हैं और सभी ग्रांट्स के लिए डिमांड अपनी पेश करते हैं कि हमको इन कामों के लिए ये पैसा चाहिए, ये पैसा चाहिए। और ये जो बजट पेश होता है विधानसभा में, और वो विधानसभा में अगर पास होता है, वो जो पास होने के बाद वो रीअप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत होता है। जो बुक्स निकलती हैं तो उसमें दिया हुआ था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के किन किन प्रयोजन के लिए कितनी राशि रखी जाए। ये अप्रोप्रिएशन एक्ट में दिया हुआ है, वो अप्रोप्रिएशन एक्ट में दिया रहता है। अब इसमें मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं स्कूल एजुकेशन में कुछ पैसा बचा है तो दूसरे कॉलेज एजुकेशन में चला जाए, हमको दे दो, हमको दे दीजिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी पावर नहीं है, किसी विभाग को पावर नहीं है, एक तो विभाग का बदलने का या उसी विभाग में एक ग्रांट से दूसरे ग्रांट में करने का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फिर से आपको विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पास कराने के लिए जाना पड़ेगा। तो हमने आपको ये बताया कि ये नियम 11 में क्या क्या किस तरह से प्रोविजन है, कौन सी चीज़ फाइनेंस को रेफर करना है, कौन सी चीज़ एक ग्रांट से दूसरे ग्रांट में नहीं बदल सकते आप, कौन सी रीअप्रोप्रिएशन के लिए ज़रूरी है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की अपन सहमति ले। नेक्स्ट, अब हम आगे बात करते हैं। नियम 11 में एक नियम बाद में और जोड़ा गया 11A के नाम से, 11A कि स्थापित कार्मिक नीति या पर्सनल पॉलिसी, पर्सोनेल या प्रक्रिया में बदलाव हेतु जीएडी का परामर्श आवश्यक है। मतलब कि अगर आपकी सपोज करिए कि आपके डिपार्टमेंट के कोई रूल्स बने हुए हैं, उसमें अलग अलग कैडर के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट है, तो उसमें अगर बदलाव करना है एक बात। दूसरा, अगर उसकी प्रक्रिया में जैसे रिक्रूट में कोटा बदलना है आपको, कि अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 50% कोटा और प्रमोशन के लिए विभिन्न टाइप के चैनल से प्रमोशन के लिए किसी से 10%, किसी से 20%, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं या प्रमोशन कोटा को बढ़ाना चाहते हैं, उस केस में आपको अपने नियम में परिवर्तन के लिए जीएडी से परामर्श आवश्यक है। अब नियम 12, अगला नियम, इन नियमों के पालन हेतु सचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है
और पालन न होने की दशा में मंत्री को तुरंत सूचित करेंगे। सचिव से असहमत होने की दशा में मंत्री सीएम को फाइल मार्क करेगा। ये एक नियम है जिसमें इम्पोर्टेंट एसेंशियल बनाया गया है कि जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो इन नियमों का पालन करेगा। रूल ऑफ बिजनेस को पालन करने के लिए विभागीय सचिव या प्रिंसिपल सचिव मुख्य रूप से जिम्मेदार है। एग्जाम्पल बताओ, सपोज करिए किसी मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर नोटशीट भेज दिया। इसके बाद हम बात करेंगे नियम 12 की। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये नियम है इसका रूल ऑफ बिजनेस का, जिसमें कि ये मैंडेटरी किया गया है कि इस रूल ऑफ बिजनेस को पालन करने और करवाने की जिम्मेवारी संबंधित विभागीय सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होगी। ये एग्जाम्पल बताओ कि अगर कोई भी ऐसा काम करने के लिए माननीय मंत्री जी या कोई निर्देश देता है जो कि इन नियमों के तहत संभव नहीं है विभागीय लेवल पे, उस केस में सचिव का ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है कि वो इसको सूचित करे मंत्री जी को। और अगर मंत्री जी, संबंधित मंत्री, मिनिस्टर इन चार्ज, अगर सेक्रेटरी के उस मत से सहमत नहीं है तो वो चीफ मिनिस्टर को फाइल मार्क कर सकते हैं। अंतिम नियम 13 में यह है कि अभी तक आपने देखा कि ऊपर जितने नियम दिए हुए हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं है कोई चीज़ें। ये नियम समय समय पर अनुदेशों, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन से सप्लीमेंट किए जाएंगे। अब इसमें क्या है कि आगे जो नियम है, नियम ना होके वो डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन के रूप में रहेंगे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मतलब कौन कौन से नियम उसमें आएंगे, उसमें ये इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि कौन से केसेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखे जाएंगे, कौन से केसेस चीफ मिनिस्टर के सामने रखे जाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन में रखे जाएंगे, और कौन से केसेस मिनिस्टर इंचार्ज के सामने रखे जाएंगे जो कि उनके स्तर से निराकृत होंगे। ये हम आगे बात करेंगे। थैंक यू। आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, कैसा लगा ये।